नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। एक बार फिर से आज पूरे दिन ईद का जश्न है, तो एक बार फिर से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद सभी देशवासियों को, पूरी दुनिया के लोगों को। अब जरा जंग की तरफ चलते हैं, मिडिल ईस्ट की जंग में। आज उस जंग की कोई अपडेट हमने अब तक नहीं दिखाई, क्योंकि ईद है और ईद पर थोड़ा जंग की भी रफ्तार कम है, उसकी अपडेट्स खबरें भी कम है। लेकिन जो खबर है वो अकेली एक ही खबर 100 खबरों पर भारी। ईरान कहां तक मार कर सकता है, ईरान की रेंज क्या है, इस पर दुनिया में बहुत बहस हो रही थी। एक खबर आई कि अमेरिका की राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। हालांकि वो ड्रोन, संदिग्ध ड्रोन जो देखे गए थे, उस थियरी पर हमने बहुत डिटेल में कार्यक्रम किया था कि उतने दूर, वो 5,000 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज है उनके ड्रोन का, और 10,000 10,500 किलोमीटर दूर कैसे ड्रोन चले जाएंगे। और उसके पीछे अली लारीजानी और फिर जो एंटी टेररिस्ट विंग के डायरेक्टर थे, उनका इस्तीफा, ये तमाम कारक थे जिनको जोड़ करके वो मामला संदिग्ध पाया गया। लेकिन मिसाइल की जद में कहां कौन है। अब जो मिसाइल निकाली है ईरान ने, वो तो भारत के लिए भी चिंता की बात है। चिंता की बात ये नहीं है कि मिसाइल भारत में गिर जाएगा या ईरान में भारत पर अटैक करेगा। जंग कहां तक फैलती है, जंग की जद में जो भी रीजन आता है या जो आ सकता है, उनके लिए तनाव की बात होती है। अब ये जंग भारत के करीब तक पहुंचती नजर आ रही, क्योंकि भारत के बिल्कुल पास में ईरान की मिसाइल पहुंच चुकी है। डिएगो गार्सिया, वो द्वीप, इसके इंपॉर्टेंस हम जरूर समझेंगे आज कार्यक्रम में। ये डिएगो गार्सिया नाम हो सकता है कम चर्चाओं में आया हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए, कतर, बहरीन, जितने आपको मतलब 1.5 दर्जन आपको आर्मी बेस मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे मिडिल ईस्ट में, लेकिन डिएगो गार्सिया से महत्वपूर्ण बेस कोई नहीं है। यहां तक कि दुनिया में भी डिएगो गार्सिया से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए कोई नहीं माना जाता, क्योंकि पश्चिम एशिया, जो है मिडिल ईस्ट, ये जो है साउथ एशिया, चाइना, ये सारा कुछ अगर एक जगह से कहीं से बैलेंस कर सकता है, रूस, चीन, सब पर, अफगानिस्तान, सब पर नजर। अफगानिस्तान का युद्ध कहां से लड़ा था, यही डिएगो गार्सिया से लड़ा था। सब पर नजर रखने का एक अड्डा है अमेरिका के पास, वो ज्वाइंट रूप से अमेरिका और ब्रिटेन का है, डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया ईरान से 4,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन 4,000 किलोमीटर दूर ईरान ने मिसाइल दाग दी है। 2 मिसाइलें दागी हैं, 2 बैलिस्टिक मिसाइलें। हालांकि इस पर ऑफिशियली न ब्रिटेन ने कुछ बताया है, न अमेरिका ने। मीडिया सोर्सेज से खबरें जो आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया से, उनके मुताबिक एक हवा में फेल हो गया और दूसरे को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इंटरसेप्ट वाले पर भी अमेरिका ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अभी भी कुछ लोग ये संदेह जता रहे हैं कि दूसरी मिसाइल डिएगो गार्सिया को हो सकता है हिट की हो। नुकसान कितना है इस पर बात नहीं, लेकिन इंटरसेप्शन की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं बिल्कुल ओपनिंग में साफ करूं, मैं हेडलाइंस दिखा दूं, फिर डिटेल में चलेंगे, इसके भीतर डिएगो गार्सिया को समझेंगे। और अगर डिएगो गार्सिया जद में आ गया तो इस युद्ध पे और क्या असर हो सकता है। जिस नाटो को कायर कल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे, वो नाटो कान पकड़ के भाग जाएगा किनारे। अभी तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं ना, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन आखिरकार आखिरकार झुकाव तो उधर ही होना है, आखिरकार झुका, चाहे दबाव में चाहे खुशी से, जैसे भी। लेकिन ये डिएगो गार्सिया अगर हिट हुआ तो फिर सोचना पड़ेगा। कभी भी जो थर्ड वेन्यू होता है ना, उसकी तबाही से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये एहसास होता है कि ये थर्ड वेन्यू पे हिट करने वाला हमें डायरेक्ट भी हिट कर सकता है। अमेरिका क्यों मजा मार रहा है, क्योंकि वो इतने दूर है कि उसको ये पता है कि हमारी जो मेनलैंड है,
उस हमारी अमेरिकन लैंड को नहीं हिट कर सकता ईरान, इसीलिए मौज मार रहा है। लेकिन यूरोप अब उस मौज के दायरे से बाहर हो चुका है। ब्रिटेन, फ्रांस, सब के सब अब ईरान की जद में आ चुके हैं। डिएगो गार्सिया पे हमले के कई लोग जो है इस विषय पर वीडियो आप देखेंगे, लेकिन वो डिएगो गार्सिया के हिट पे ही खाली चर्चा करेंगे। ये डिएगो गार्सिया पे मिसाइल क्यों दागी ईरान ने, उसका नुकसान नुकसान छोड़ दीजिए आप। ये दो ही मिसाइल ना मैक्रो, स्टार्मर, इन सब की नींद उड़ा देगी कि ये खाली डायरेक्शन घुमाना है मिसाइल का। वो लंदन और पेरिस भी हो सकता है टारगेट। तो अब आते हैं खबर पर। खबर में हालांकि ये चीजें नहीं दिखेंगी जो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आएंगे उस पर भी। ईरान के पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल फिर 4000 किलोमीटर दूर कैसे दागा? कि डिएगो गार्सिया पर अटैक से खुला राज। अगले चलिए हेडलाइन। हिंद महासागर से 4000 किलोमीटर की दूरी, फिर भी ईरान ने यूएस यूके के डिएगो गार्सिया बेस को कैसे बनाया निशाना? हालांकि ये मुझे हेडलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। हिंद महासागर से नहीं, ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी है, हिंद महासागर में तो है ही है। चलिए आगे चलिए। महाजंग की आग और भड़की, ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिका ब्रिटेन के बेस पर दागी मिसाइलें, दुबई में जोरदार धमाके। चलिए आगे चलिए। डिएगो गार्सिया पर ईरान का हमला, अमेरिका ब्रिटेन के लिए हिंद महासागर के इस छोटे द्वीप के क्या मायने? और आगे चलिए, आगे चलिए जरा वो भीतर की थोड़ी सी खबर दिखा दीजिए। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डिएगो गार्सिया एक बार फिर वैश्विक तनाव के केंद्र में है। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस रणनीतिक द्वीप पर 2 मिसाइल दागी है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया है कि पहली मिसाइल हवा में ही खराब हो गई, दूसरी मिसाइल की ओर एक अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। यह इंटरसेप्शन सफल हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यही मैं कह रहा था ना, लाइन देख लीजिए अभी। इस इंटरसेप्शन की पुष्टि, इंटरसेप्टर दागा लेकिन इंटरसेप्शन की पुष्टि नहीं है। ये क्या है, बस ये खाली सोचिएगा। लेकिन इस मिसाइल हमले ने दुनिया को 2 बड़ी सैन्य शक्तियों अमेरिका और ब्रिटेन की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। आगे चलिए, आगे अगर और भी है, नहीं तो पहले सवाल पर। हाँ, क्यों खास है डिएगो गार्सिया? डिएगो गार्सिया चागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में गिना जाता है। अमेरिका इसे अपने वैश्विक सैन्य नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है, इतना अहम कि इसे फ्रीडम का फुटप्रिंट कहा जाता है। मिलिट्री नजरिए से कितना ताकतवर है? यहां से अमेरिका, देखिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अफ्रीका देखिए मैं उस समय बोलने में छूट गया था, अफ्रीका में, और एशिया, एशिया भी है पूरा का पूरा, चीन तक है, में ऑपरेशन लॉन्च करता है। हालांकि चीन में ऑपरेशन कभी नहीं लॉन्च किया है, नजर अभी है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स, पनडुब्बियां, पनडुब्बियां में परमाणु पनडुब्बियां और निगरानी सिस्टम यहाँ तैनात रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हिंद महासागर में ये अडिग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। और यही मतलब ये समझ लो आप, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं रहा है। इसके बाद फिर जिबूती को डेवलप किया एक ऑप्शन के रूप में। इस पर जो लोड था, उस लोड को थोड़ी सी शिफ्टिंग, लोड शिफ्टिंग के लिए कह लो आप, जिबूती को डेवलप किया। तो अब जिबूती भी एक साथ में है डिएगो गार्सिया के साथ उस एरिया में। हेमंत भाई के पास चलेंगे, फिर मैं आऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर ट्रंप को सुनवाएंगे भी, थोड़ा सुनना जरूरी है ट्रंप को। हेमंत भाई, ये 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल, इसकी मार सिर्फ डिएगो गार्सिया पे थी या दिमाग पर थी? इसकी मार मुझे दिमाग पर ज्यादा लग रही है, डिएगो गार्सिया से ज्यादा दिमाग पर मार और वार दोनों। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, पूरी दुनिया को ईद की मुबारकबाद। एक बात का साधुवाद मुझे आपको देना पड़ेगा। आप टीवी से, प्रोडक्शन से, वहां से आकर के आप पूरे के पूरे डिफेंस एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसमें कोई मुझे अब शंका नहीं बची। आप वारफेयर भी समझ रहे हैं, आप साइकोलॉजिकल वारफेयर भी समझ रहे हैं, निगाहें कहाँ है, निशाना कहाँ है। गजब गजब का एक जो होता है ना इंटरनलाइजेशन चीजों को। और देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए तो यू आर नॉट ट्रेन्ड एज ए डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसके बावजूद भी मुद्दों की इतनी बारीक समझ, हम जैसा आदमी करे तो समझ में आता है भाई इन्होंने तो 20 साल धक्के खाए, बात ठीक है, ये तो कर रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जिसका डिफेंस से उस तरीके से कोई वास्ता नहीं था,
वो इतनी बारीक चीजों को पकड़ रहा है। वास्तव में ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसके लिए साधुवाद आपको। धन्यवाद ये भाई। जो है आशीष भाई है क्या बेसिकली, ये सारा मनोवैज्ञानिक वारफेयर चल रहा है कंप्लीटली। ठीक, वो भाई कभी किसी को कायर बता देता है, कभी जापान की प्रधानमंत्री को अपने पास बिठा के ओवल ऑफिस में जलील कर दिया, आज सारे जापान में नारे लग रहे हैं। उसका काम अकेला ही है, उसको ना उसको दोस्त का पता है ना दुश्मन का पता है, जो आपका मित्र है ट्रंप, उसको पूरी दुनिया में गंद मचाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ईरान पहले दिन से एक बात कह रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सबक ऐसा सिखा देंगे कि याद रखेंगे। ठीक, उन्होंने कभी बड़बोलापन पहले किया नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। और आज इस युद्ध की नई डायमेंशन आ गई है। आपने बहुत ही शानदार बात कही कि ये डिएगो गार्सिया तो केवल एक इशारा है, ये कहानी कहीं और है, और कहानी सीधी सीधी पेरिस और लंदन है। अभी तक आप क्या देख रहे हो 22 दिन से? अभी आप देखते हो ओमान के अंदर ड्रोन गिर गया, फलाने में मिसाइल गिर गई, कतर के अंदर ये हो गया। वो सारी छोटी चीजें हैं। असली खेल ये अब शुरू हुआ है, और ये खेल शुरू करवाया गया है। जिस तरीके से उनको कायर 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 बोल करके एक भाई ने तो राज को कर दिया, जो लीड करना होता है, जो ब्रिटिश तो इस मामले के माहिर है, कह दिया कि ठीक है हमारे बेसिस यूज कर लो। उसकी सारी चोरियां भी पकड़ी गई, उस पर भी बात कर लेंगे। सवाल क्या आशीष भाई, आपने बेहतरीन बात कही, डिएगो गार्सिया हमले। ये रिपोर्ट अगर सही नहीं है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट ने इसकी पुष्टि कर दी है। वो स्क्रीनशॉट भी भेजा है मैंने, दिखा दीजिएगा। दे हैव कंफर्म्ड कि ये 2 फायर हुए थे मिसाइल के, एक रास्ते में भटक गई एक मिसाइल, और दूसरी को इन्होंने टारगेट किया। ये कंफर्म नहीं हुआ कि इन्होंने उसको रोका या उसका क्या हुआ। हाँ, ठीक, तो अब इस युद्ध की आशीष भाई डायमेंशन बदल गई है। और डायमेंशन क्या थी? अभी तक पूरी दुनिया ये मान रही थी कि ईरान की जो मिसाइल क्षमता है वो 2000 किलोमीटर के आसपास है, प्लस माइनस 100-200 किलोमीटर, उतनी सी। वो एक अवधारणा थी, और सालों से इसी को स्वीकृत मान करके सारी लड़ाइयां विरोधी भी लड़ रहे थे और पड़ोसी भी लड़ रहे थे। पड़ोसी भी है ना वहां, बड़े बड़े एक से एक तोपची, सऊदी अरब, यूएई, वो जो याश वहां बैठे हुए, वो सारे थे। उन सब की तैयारी थी 2000 किलोमीटर के हिसाब से। उनका दुर्भाग्य था कि उस 2000 किलोमीटर में भी वो सारे आते थे। उनके लिए कोई तो यूरोपियन बड़े मस्त घूमते थे कि भाई तुम्हारा तो ईरान कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब जो ये डिएगो गार्सियो तक ये जो पहुंची है मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल से पता चलता है कि इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, जो इसकी क्लास बदल देती है, जो इसे मध्य दूरी की श्रेणी से निकालकर आईआरबीएम की श्रेणी में डाल देती है। और ये एक स्ट्रेटेजिक जंप है, रणनीतिक छलांग है, ये कोई एमए नहीं है। आपने पहली लाइन में इसको पकड़ लिया था। और है क्या कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि मिसाइल को रोका गया नहीं रोका गया, उसका क्या फेट हुआ। एक तो रास्ते में ही गड़बड़ होगी थी, उसमें खुद ही लॉन्चिंग में कोई इशू होगा या जो भी होगा। असली बात है कि ईरान ने जो अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है, वो सारी दुनिया स्तब्ध रहेगी उससे। उनके सबके अनुमान जो थे क्षमता को लेकर के, वो धराशायी हो गए। 4000 किलोमीटर की जब मारक क्षमता की बात करेंगे ना आप, ईरान से प्रकार रख के करेंगे, तो उससे पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा ईरान के विजय। और वो क्या बदलेगा? यूरोप की प्रमुख राजधानियां जो है वो सारी की सारी डायरेक्ट टारगेट पे आएंगी। सब आ गई। और वो कौन सी है? वो एक आपका प्रिय मित्र जिससे आप परसों फोन पे बात करके ट्वीट कर रहे थे, मैक्रो, जिसके बारे में ट्रंप क्या कह रहा था कि बहुत जल्दी बाहर होने वाला है दफ्तर से। एक तो वो भाई साहब रेंज में आ गए डायरेक्ट, और दूसरा लंदन डायरेक्ट आ गया। जो लॉन्च पॉइंट है उसकी अगर आप देखेंगे, अगर उसमें भार को आप एडजस्ट कर देंगे, वेट जो, क्योंकि वेट के कारण भी रेंज वो करती है, तो अगर वेट हल्का सा कम कर दे तो लंदन भी डायरेक्ट मार में आ जाएगा। ये है इस मिसाइल का मतलब। डिएगो गार्सिया तो आपने जैसे कहा, वो निगाहें कहीं है और निशाना कहीं है। अंदर इनके भय फैलाना है, और भय भी इतना, आधे तो पहले ही नहीं आ रहे थे। अब जो ये श्रीमान स्टॉर्मर है, इसको जिस तरीके की, उसकी भी ब्लैकमेलिंग तमाम तरह की उसकी भी रखी होंगी भाई की कुछ वहां पे, जैसे ट्रंप की रखी हुई है एप्स्टीन के पास, उधर अपने नेतन्याहू के पास। वैसे हो सकता है इस भाई की भी कुछ हो, एक दो बंदे तो इसके चले ही गए। तो उसने कल ही कहा था कि हम, हमारे बेसिस को आप यूज कर सकते हो। तो यूज करते ही चंद घंटों के अंदर उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया। फिल्म कहोगे तो फिल्म भी दिखा देंगे, उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका मतलब ये होगा कि जो ये खाड़ी के देशों पे खतरा था, पड़ोसी देशों पे, वो इजराइल पे था, दक्षिण एशिया पे था, उन सब से छोड़ करके अब सीधा सीधा यूरोप टारगेट पे आ गया है। और यूरोप उस जद से बाहर नहीं है। अब यूरोप को अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी दोबारा देखनी पड़ेगी। और देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या होती है। अभी तक अच्छे भले बचे हुए थे, 22वां दिन है, हो सकता है 10-5 दिन में और निपट जाता। ये स्टॉर्मर ने क्या किया रात को,
जो एक एक हमारे बेस यूज कर लीजिए, उसकी मुट्ठी खुलवा दी और अपनी जो वल्नरेबिलिटी थी वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज होगी कि नहीं होगी? जो उधर एक मिसाइल छोड़ सकता है, लंदन पे छोड़ने में कितनी देर लगेगी उसको? हाँ हाँ जैसे ही ये स्टेब्लिश होगा कि B2 बम्बर्स जो लोड हुए थे वो ब्रिटिश बेस से हुए थे, उसके बाद आप कहा जाओगे और आपके पास यू आर लेफ्ट विद नो फेस। तो इसका मतलब आशीष भाई क्या है कि प्रतिरोध जो था अब तक डेटरेंट था, प्रतिरोध, रक्षा और भय, इस एक मिसाइल के इस एक हमले से तीनों का पूरा दायरा नाटकीय रूप से एकदम बदल गया है। पूरे युद्ध का जो रेंज होती है ना, रेंज, वो हिंद महासागर में हमारे गेट के ऊपर आके खड़े हो गए, बताओ। तो अगर इसकी पुष्टि हुई कि ये एक निशाना था और वहां तक पहुंची है वो, तो फिर संदेश साफ है कि ये हमला केवल डिएगो गार्सिया पे नहीं है, ये सीमा से कहीं अधिक की बात है। और एक बात मत भूलिएगा कभी भी कि जो अभी तक लड़ाई थी वो अमेरिका की सेंट्रल कमांड में चल रही थी, सारी की सारी लड़ाई वहां थी। हाँ ये जो डिएगो गार्सिया है ये एशिया पैसिफिक कमांड के अंदर आता है और ये उनका सबसे सीक्रेट बेस है, सबसे बड़ा बेस है, सबसे पावरफुल बेस है और मिडिल ईस्ट से लेकर के तमाम ऑपरेशंस वो यहां से ऑपरेट करते हैं। ब्रिटेन भी और यूएस तो है ही है। 1970 से करते हैं, आज से नहीं। 56 सालों के इतिहास में अगर पहली बार डिएगो गार्सिया किसी के अटैक पे आया है, रेंज में आया है, उसके मायने समझ लीजिए। 70 से है और आज 2026 है। तो ये ईरान का, जो मैं आपको पहले दिन से कह रहा था ना आशीष भाई, एक होता है आप ताकतवर आदमी हो, आपको तो कुछ, आपको पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन सामने वाला अगर कमजोर है तो वो मरता क्या ना करता वाले की स्थिति है उसकी। हाँ हाँ तो वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है और उसने आज ये दिखा दिया कि वो एवं नहीं बैठा था, वो इस लड़ाई के लिए बहुत पहले से तैयार था। और अभी तो ये चीजें आई हैं, अभी आगे क्या क्या है उसका भी एक आप सहज कल्पना नहीं कर सकते हो। जब मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से एकदम बढ़ के 4 हो सकती है, तो फिर उसको बाकी चीजों का भी अंदाजा लगा लेना चाहिए। ये स्टॉर्मर और जितने आपके दोस्त बैठे हैं ना वहां पे, इन सबको। भैया, आप दोस्त 4 पे जा रहे हो, आप मिडिल रेंज से IRCM तक जा रहे हो, हम तो ICBM तक सोच रहे हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भाई जब 2000 से 4000 जा रहा है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, पता है, जिससे छोटे से देश से अमेरिका घबराया रहता है। उत्तर कोरिया से काहे घबराता है? ICBM लेके बैठा है, उसे नहीं खोजने जाना है कहीं पर। नहीं आशीष भाई, उनके पास न्यूक्लियर भी है, असली खेल वो है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर ICBM के प्लस साथ साथ, न्यूक्लियर। हाँ, हम्म वो चीज है ना उधर। ICBM प्लस न्यूक्लियर। जी, न्यूक्लियर भी है, न्यूक्लियर भी ईरान के पास न्यूक्लियर हो तो भी अमेरिका नहीं घबराएगा कि अगर न्यूक्लियर कैरियर, तबाही भी आएगी तो कोई और तबाह होगा, हम नहीं तबाह होंगे। हाँ, ये युद्ध में है ना। लेकिन उससे घबराते हैं कि ICBM है और न्यूक्लियर पावर है, तो नाश हमारा करेगा, हमारा सर्वनाश कर देगा, ये कोई पता नहीं। और इसमें अगर अगर अब ये युद्ध, इस युद्ध में एग्रेसर्स में अगर गिनती बढ़ती है अमेरिका और इजराइल के साथ में, उस हालात के लिए यहां पर थोड़ा सा मैं हाइपोथेटिकल हो रहा, जानबूझ के हो रहा, कि अमेरिका इजराइल में अब एड ऑन हो जाए। हो सकता है यही डिएगो गार्सिया पर जो मिसाइलें दागी गई हैं, यही इस युद्ध की तीव्रता को बढ़ा दे, कि लगे कि अब तो ईरान खतरा हो गया है, अब सब मिल जाओ अमेरिका के साथ। अमेरिका तो यही करना चाह रहा था ना बहुत दिन से। अमेरिका बहुत दिन से यही करना चाह रहा था कि ईरान सबके लिए खतरा है। तो अगर कहीं ये अब दिमाग में आ जाए बाई चांस कि ईरान वाकई अब तो खतरा हो गया है, अब तो हमारे घर तक इसकी मिसाइल गिर सकती है, तो अब सब युद्ध में आ जाओ। तो अगर सब युद्ध में आने जैसा विचार बना, तो जिस थर्ड वर्ल्ड वार की चर्चा हम लोग पिछले एग्जैक्टली। 1 महीने से कर रहे हैं, वो थर्ड वर्ल्ड वार फलीभूत तो हमको होता हुआ अब दिख रहा है फिर। क्योंकि अगर आप सब मिलके करोगे तो फिर चीन और रूस के लिए अवस्थ्यम भावी हो जाएगा इस युद्ध में आना। वो अपने आप को चाह करके भी पीछे नहीं रख सकते, अगर पीछे रखेंगे तो फिर उनके भी लिए खतरा होगा। आशीष भाई, ये युद्ध अब वहां जा रहा है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपने मिसाइल छोड़ी मेरे ऊपर, कहीं कुछ गड़बड़ होके गिर गई कहीं वो, और फिर क्या होगा? गारंटी तो है नहीं, जिस तरीके के मैकेनिकल डिवाइसेस ये हैं, आप क्या ही कर लोगे। और ट्रंप की बेहूदगी देखिए, एक पल वो कुछ कहता है, दूसरी पल वो कुछ कहता है। कुछ कहते हैं, ठीक, हाँ।
हाँ। ये जो सबसे बड़ी समस्या है ना, आज सुबह का बयान देखिए कि हम युद्ध को बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं। कल नेतन्याहू का देखा आपने, क्या कहा उसने सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि वो टेलीवाइज्ड वो था, भाषण था उसका, तो आज रात 8 बजे टाइम। तो उसमें उसने क्या कहा कि युद्ध आपकी उम्मीद से जल्दी खत्म हो जाएगा, ये उसने कहा। और अभी जब मैं और आप बात करें तभी ये खबर आ रही है कि ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर फिर से हमला कर दिया है। तो आप कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और जो यूरोप बचा हुआ था इस सारी बुराई से, जो स्टॉर्मर की जो एक घटना है, आप सोचिए ये हल्की फुल्की चीजें नहीं है आशीष भाई, इनके लॉन्ग टर्म के रिपोर्टेशन है। एक स्टॉर्मर के डरने का मतलब समझते हैं, फिर मैक्रो भी आ जाएगा, ठीक है भाई हमारे भी बेस यूज कर लो, हम भी आ जाते हैं। जापान की प्रधानमंत्री की पोजीशन कल अनटेनेबल कर दी है, बेचारी गई थी वहां पर नंबर बढ़ाने के लिए, आज पूरे जापान के अंदर सारा जापान सड़कों पर उतरा है। पता है आपको आज वहां जापान के अंदर क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री वापस नहीं आई है, उसके पहले ही सारे जापान के अंदर विरोध शुरू हो गया कि आपने पर्ल हार्बर के बारे में उसने बकवास किया, आपने जवाब नहीं दिया। और गारंटी है वहां कोई अपने जैसे शब्द निरपेक्ष नहीं बैठे, अगर वो थोड़ा सा बढ़ा थोड़ा सा मामला तो इस्तीफा दे देगी वो, इसमें भी कोई शक मत मानिए। इनका इस्तीफा होगा, अब हमें हाँ, जैसे वहां इस्तीफा होता है उस हिसाब से। वहां वो जो नैतिक मूल्यों के हिसाब से वहां इस्तीफा होगी, तो आपकी ही छाती है कि आप इतना कुछ सुन के आकर के भी डंका बजाते रहते हैं, वहां ये नहीं सब हो पाएगा। तो मैं जो मूल बात आपको कह रहा था कि स्टॉर्मर की एक, उसने कहा इसको कायर बार बार कहा, और स्टॉर्मर की तो थोड़ी बेइज्जती नहीं, स्टॉर्मर को तो ये भी कहा गया जब इसने कहा कि हम 2 आपके पास युद्ध पोत भेजने की सोच रहे हैं, उसने कहा अपने रखो, लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। 10 दिन पहले ये भी कहा था। उतनी जलालत के बाद भी अगर वो आदमी ये कह रहा है कि हमारा एयरबेस यूज कर लो, तो इसको आप क्या कहिएगा? ये केवल विनाश काले विपरीत बुद्धि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और युद्ध की डायमेंशन अगर फैल गई, अगर कोई भी चाइनीज इंटरेस्ट या कोई रशियन इंटरेस्ट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हिट हो गया, देन वेयर डू यू लैंड? फिर क्या बनेगी आपके साथ? क्या ट्रंप के पास वो प्लान बी और प्लान सी है? उसके पास तो प्लान ए भी नहीं, उसके पास तो एक प्लान है कि नेतन्याहू ने उसकी गला पकड़ रखा है, वो हल्का सा टेटुआ दबाता है, वो 4 जहाज फिर भेज देता है, B2 बम्बर जाओ फेंकाओ। उसका तो ये तो पूरी की पूरी रणनीति। आपने कल वो शायद देखा नहीं, तुलसी गबार्ड की जो गत की है वहां पर यूएस कांग्रेस के अंदर, सांस लिया रहा था भाई साहब, सांस लिया, उसको बोलने नहीं दे रहे थे सेनेटर्स, और रही से ही कसर फिर वो जो एप्स्टीन वाला मसला था उसमें पकड़ लिया, जो उनकी जो पाम बॉन्डी है, जो अटॉर्नी जनरल ही है वो, उसको जिस तरीके से लग रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। तो बेसिकली ट्रंप की जितनी भी फॉल्ट लाइंस है वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही है। लेकिन फिर मैं उसी देसी कहावत पे आऊंगा कि अपनी आई मुर्गा मरता तू क्यों मरी बटेर। ईरान और अमेरिका फंसे हुए थे, यूरोपियनों को क्या जरूरत पड़ी थी वहां जाने की, ये क्यों भाग रहे हैं? इनका अगर ये मन हो गया है कि हमें भी कतर बनना है, 4 मिसाइलें हमारे दिमाग, तुम्हारा सारा जो पूरे वर्ल्ड में जो स्टैंडिंग है उसका क्या गत बनेगी? ओमान के अंदर जो हो रहा है, जो दुबई के अंदर हो रहा है, जो कतर के अंदर हो रहा है, तुम्हारा भी हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? और तुम्हारा मतलब क्या है इस लड़ाई से? तो जबरदस्ती ये कायरता वायरता कह करके वो श्रीमान जी इनको प्रवोक कर रहा है और जलील भी कर रहा है। और ये सारे हकीकत में कायर है आशीष भाई, ऐसे नहीं, ये वास्तव में परजीवी है, अमेरिका के टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग हैं। तो अच्छे भले दूर थे, अब उसके अंदर फंस रहे, तो आप इसका परिणाम देख लीजिएगा। अब अगर ये लोग वापस आते हैं लड़ाई के अंदर, तो फिर मान के चलिएगा, हम अब तक वो शब्द प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लोग एक्टिवली आए तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार की गुंजाइश बन सकती है इसके अंदर। जरा एक और हिस्सा दिखा दीजिए, एक स्क्रीनशॉट ईरान की। हालांकि ईरान की मिसाइल के बारे में हम बताएं तो हमसे भी मूर्ख क्यों नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं, जब दुनिया को नहीं पता, अमेरिका को नहीं पता, तो हम क्या बता देंगे। लेकिन जो फिर भी जो कुछ ज्ञात है वो देख लीजिए। ईरान में ये है विस्कॉन्सिन प्रोजेक्ट ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। इसका जो है ईरान वॉच, इसका एक पार्ट है, उसने कहा कि ईरान के पास ऐसी ऑपरेशनल मिसाइलें हैं जो 4000 किलोमीटर तक पहुंचने में सक्षम है। इस बीच इजराइल के अल्मा रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर ने ईरानी मिसाइलों के लगभग 3000 किलोमीटर की रेंज का अनुमान लगाया। रिपोर्टों से पता चलता है कि लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों का विकास अभी भी जारी है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान की खुर्रम सहर मिसाइल, जो आजकल सबसे ज्यादा वो दाग रहा है, खुर्रम सहर 4, उसकी रेंज 2000 किलोमीटर ही, यहाँ पे तो लिखा है 2 से 3, लेकिन 2000 से 2500 किलोमीटर बताई जाती है। इसके बाद इमाद का नंबर है 1800 किलोमीटर,
फिर कद्र है 1600 से 2000, सहाब 3 है 1300 किलोमीटर और रिजवान है 1400 किलोमीटर। ये जो है उसकी मिसाइलों के रेंज है। सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल खुर्रमशहर जो बताया जा रहा था कि 2000-2500 है, वो गई 4000 तक। और अभी भी नहीं पता है, ये हम आज 4000 देखे तब हम चर्चा कर रहे हैं ना कि 4000 तक उसकी लिमिट है, वो तो 4000 तक दाग दिया। पता नहीं, हो सकता है कि अगले बार 5 दागे, 3 उसके फेल हो जाए हवा में और 2 हाँ, 8000 किलोमीटर तक जाए, क्या पता। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरी सही। बात, चीन और रूस उसके पीछे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अब हम बहस करें, वो तो अमेरिकी थिंक टैंक भी अब बहस कर रहे हैं इस पर कि कहां तक है उसके पीछे। आज भी व्लादिमीर पुतिन ने एक रिपोर्ट थी, अमेरिका की एक रिपोर्ट थी हेमंत भाई, इसी में उसको लाते हैं हम, जरूरी है उसको लाना इसी में। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि अगर अमेरिका यूक्रेन से अपना हाथ पीछे खींच लेगा तो रूस ईरान को धोखा दे देगा। मतलब फिर जो है, अगर यूक्रेन से अमेरिका आउट हो जाए, पीछे हट जाए, तो रूस भी ईरान को धोखा देके पीछे हट जाएगा यहाँ पर इजराइल वाले वॉर में। पुतिन से सवाल हुआ है और आज ही उस पर बिल्कुल साफ साफ रूस ने उस रिपोर्ट को, मतलब उस रिपोर्ट को रद्दी में डाला, कहा ऐसा नहीं हो सकता। और आज शुभकामनाएं जो दी हैं ईद नौरोज सब पे, तो उसमें बहुत ही, मतलब जो कहते हैं ना, आत्मीय संदेश है ईरान के प्रति। तो रूस भी है, चीन भी है, उत्तर कोरिया भी है। जहां रूस और चीन है वहां उत्तर कोरिया को भी मानिए, उसका वो तो अपनी 13 साल की बिटिया को इस समय टैंक की ट्रेनिंग दे रहा है। 13 साल की बेटी है, टैंक की ट्रेनिंग दे रहा है। और फिर क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है। आप अभी 60% 60% संवर्धित यूरेनियम के लिए परेशान हो सकता है रेडीमेड माल मिल जाए, हाँ, ठीक है, तो रेडीमेड भी मिल सकता है। ये समझ लीजिए। एक क्लैश रिपोर्ट की मैं आपको ट्वीट दिखा दूं और वो दिखा दूं जरा, नक्शा ग्राफ जो भी है, ये लाइए जरा। दिस इज वेरी बिग। देखिए ये इंटरनेशनल सबसे एक्टिव जो क्लैश रिपोर्ट, वॉर मॉनिटर और करंट रिपोर्ट, ये वॉर टाइम में सबसे जो है समझ लीजिए आप, सबसे ढंग की रिपोर्टिंग यहाँ पर इस हैंडल पर मिलता है। इंटरनेशनल अलग अलग रिपोर्ट्स को लाते हैं ये सब। दिस इज वेरी बिग, इसीलिए मैं कहा कि पहली लाइन ही देखिए, दिस इज वेरी बिग। हम इतनी चर्चा के बाद इसको दिखा रहे हैं, तो पहले दिखा देते होता कि इसी ने बता दिया बिग। ईरान फायर्ड 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, 4000 किलोमीटर रेंज, एट द यूएस यूके बेस ऑन डिएगो गार्सिया इन द इंडियन ओशियन। बोथ फेल्ड टू हिट, one malfunctioned and one likely intercepted by a US S-3 missile. Why this is a big? Iran publicly claimed 2000 kilometer limit on its missiles. This suggests double that reach is possible. This is also the first reported strike attempt is far out. Conflict is no longer just Middle East focused. Diego Garcia is a key hub of bombers, subs, logistics, and long-range operations. Even though it failed, it shows intent plus capacity to target distance. लाइए जरा वो दिखाइए, नक्शा दिखाइए, दूरी। उस नक्शे में देखिए आप, ईरान और डिएगो गार्सिया दोनों हमने चर्चा किया है, तो एक बार मैप में जरूर देख लेना चाहिए। ये देखिए आप, ये लाल निशान देखिए और वहां देखिए आप, ये दूरी देखिए। और भारत को भी इसमें आप देखिएगा। भारत से हमने भारत के पास बोला था, क्यों बोला था वो भी बिल्कुल साफ कर दें। वैसे सुनने में लगता है 1800 किलोमीटर बहुत दूर होगा। आप भारत देखिए और फिर इस डिएगो गार्सिया को देखिए, ये दूरी है 1800 किलोमीटर की। लेकिन इस दूरी के बीच में, दूरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है जब खासकर आप समुद्री क्षेत्र में देखते हैं कि बीच में और कुछ है कि नहीं है। सिर्फ टापू आपको कुछ मिलेंगे भारत और डिएगो गार्सिया के बीच, बाकी कुछ भी नहीं। और बात छोड़ दीजिए, अगर आप 4000 किलोमीटर का रेंज आप देखेंगे और आप वही जो अभी कहा था प्रकार लेकर के ना हेमंत भाई ने, प्रकार जैसे इसको घुमा दीजिए, जो आपको त्रिज्या दिख रही है घुमा दीजिए, तो हमको लगता है पूरा पूरा भारत भी
इसको घुमा देगा, मतलब पूरा भारत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत और ईरान के बीच में डिएगो गार्सिया, ऐसा नहीं है। ये आप देखिए, इसको त्रिज्या मान के घुमाइए, तो अब जो मिसाइल दागा है, भारत तो पूरे के पूरे जो है, भारत 4000 किलोमीटर की रेंज में है। ऊपर यूरोप देखेंगे, जब ऊपर आप देखेंगे तो यूरोप पूरा का पूरा रेंज में है। आगे चलिए। यानी दोस्ती दुश्मनी थोड़ा सोच समझ करके ही अपनी और विदेश नीति को देखना चाहिए। ये आप देखिए, इसमें भी आपको पूरा जो है रेंज वाइज, एक एक मिसाइल उसके अलग अलग सब रेंज वाइज लिखा हुआ है कि क्या रेंज है। चलिए हटा दीजिए हेमंत भाई, फाइनल 1 मिनट में फाइनल। इसकी आशीष भाई रेंज देखिए, में हमने ये नक्शा क्यों दिखाया था? इस नक्शे से जैसे बहुत लोग को लगेगा कि अच्छा, भारत से 1800 किलोमीटर दूर है, उधर 4000, तो ईरान से हमारी दूरी 6000 हो गई। ऐसा नहीं है, ईरान से हमारी दूरी कम है, डिएगो गार्सिया ज्यादा दूर है। सवाल आशीष भाई क्या है कि सवाल ये था कि ये सारी की सारी लड़ाई खाड़ी में चल रही थी। भारत इससे कंप्लीट अगर हार्मोज को छोड़ दे, स्टेट ऑफ हार्मोज को छोड़ दे, हाँ, तो भारत के उस पर कहीं कोई लंबा चौड़े असर नहीं थे एज सच इमीडिएट। अब जो ये परिस्थिति बनी है, इसमें क्या है बेसिकली कि ये जो लड़ाई हमारे क्षेत्र में आ गई है, हमारे दरवाजे पे लड़ाई आके खड़ी हो गई है। वैसे में क्या है कि आप बेशक वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग ही कर रहे हो, वहां से जहाजों में बम भी भर रहे हो, सारी मिसाइलें तैनात, सब जो कुछ कर रहे हो, लेकिन उसकी आंच आ सकती है, नंबर एक। और आज भारत में जिस तरीके की सरकार है, कल आपने एक खबर देखी होगी, श्रीलंका से अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारे 2 जहाजों को लैंड करने की परमिशन दी जाए। दे आउटराइटली सेड नो, खारिज किया। और संसद में राष्ट्रपति ने बताया कि उन्होंने अनुमति मांगी थी, हमने मना कर दी। एक तो ये सरकारें होती है। आपके यहाँ दूसरे किस्म की सरकारें हैं। आपके यहाँ 56 इंची की है, डंकापति की है, उनकी कोई उनका भाई है, कोई उनका कुछ और है। वैसी परिस्थिति के अंदर बेहतर यही होता कि युद्ध भारत की दरवाजे से दूर रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह चिंता है कि आज की जो परिस्थिति है, जो कंप्रोमाइज शब्द है, वो केवल ट्रंप पे लागू नहीं होता आशीष भाई, वो कंप्रोमाइज किसी और पे भी लागू होता है, और वो यहाँ पे कहा भी जाता है। वो कंप्रोमाइज से अगर कुछ कहा गया तो क्या वो मना कर पाएंगे? सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है। और इसीलिए मैं ये दुआ करता था कि ये सारा खेल हमारे से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है। वो दौर चला गया इंदिरा गांधी का, वो लाल बहादुर शास्त्री के दौर चले गए। आज और तरह की सरकार है, और उनका कितना दम है वो सारी दुनिया और देश देख रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर जिस तरह की बातें सुन के आ जाते हैं, ब्रिक्स के बारे में और दुनिया भर की चीजों के बारे में, भारत के टेररिज्म को लेकर के, आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने वो बातें नहीं सुनी थी। तो हमारी तो फिर भी यही दुआ रहेगी कि ये हमारी ये सारी बीमारी हमसे दूर रहे, ये युद्ध जितना जल्दी हो उसके खत्म हो, सद्बुद्धि आए, और दुनिया शांति से जिए। हम तो ईद के मौके पे यही गुजारिश कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आते हैं अपडेट्स के साथ, अभी हेमंत जी के साथ। अभी इजाजत दीजिए हमें, एक विराम, अल्प विराम। धन्यवाद, नमस्ते।